MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अनाया शर्मा और बज रहे हैं 8। वक्त हो चला है पूछता है भारत का ग्राउंड जीरो से। आज 4 बड़ी खबरों की तह तक जाएंगे जिसका पर्दाफाश आज आपके सामने आर भारत करेगा। और इसी तह तक जाने के लिए, खबर का पर्दाफाश करने के लिए मेरे साथ मेरे कुछ सहयोगी भी जुड़ गए हैं। लखनऊ से आदर्श जुड़ गए हैं और भोपाल से मेरे साथ सत्यविजय जुड़ गए हैं। आप दोनों के पास में लौटूंगी, उससे पहले एक बड़ी खबर का पर्दाफाश करेंगे जो कि रामपुर से है। रामपुर में एक वकील की हत्या हो गई जिसके बाद हंगामा मच गया। दरअसल रामपुर में वकील फारूक की हत्या के बाद रामपुर कोर्ट के बाहर वकीलों ने विरोध प्रदर्शन भी किया है और न्याय की मांग भी की है। और इस खबर के तहत जब हम गए तो इसमें एक बड़ा सुराग हाथ लगा है। सीसीटीवी फुटेज आर भारत के हाथ लगा है जो आपको दिखाएंगे, जिसमें वकील फारूक व्यापारी असगर अली के साथ बहस करते हुए दिखाई दिए हैं, जिसके बाद वकील फारूक को गोली मारी गई है। इस सीसीटीवी फुटेज में आगे क्या है और इस खबर के तहत जब हम गए तो क्या कुछ खुलासे हुए हैं वो आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। यूपी के रामपुर में मामूली विवाद में एक वकील की हत्या कर दी गई। जिला पंचायत कार्यालय में तैनात एक क्लर्क से वकील की पहले तो कहासुनी हुई। इस दौरान वकील ने एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए, जिसके बाद बाबू असगर अली ने अपनी पिस्तौल निकालकर वकील फारूक पर फायरिंग कर दी। इस घटना का एक सीसीटीवी भी सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि वकील फारूक गुस्से में क्लर्क के केबिन में घुसकर उसे पहला थप्पड़ मारता है। पहला थप्पड़ लगते ही क्लर्क असगर अली अपनी कुर्सी पर गिर जाता है। इसके बाद फारूक आगे बढ़ता है, असगर अली पर झल्लाते हुए उसे दूसरा थप्पड़ जड़ देता है। ये थप्पड़ इतना जोरदार था कि असगर अली अपना गाल पकड़कर फारूक को वार्निंग देता है। इसके बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। असगर अली भी खड़ा होकर फारूक से बहस करना शुरू करता है, लेकिन इसी बीच फारूक असगर अली को तीसरा थप्पड़ जड़ देता है। दोनों एक दूसरे को उंगलियां दिखाते हैं। इसी बीच फारूक अपनी पत्नी गौसिया की तरफ देखकर गुस्से में कुछ कहता है। इस दौरान दोनों के बीच बहस जारी रहती है। इसी बीच असगर अली अपना फोन उठाता है और फारूक उससे बाहर चलने की बात कहता है। इसी बीच एक शख्स बीच बचाव करने आता है जो फारूक को पकड़कर कैबिन के बाहर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन फारूक अली से बहस जारी रखता है। अली फोन पर लगा रहता है। इस दौरान थोड़ी देर और दोनों के बीच बहस होती है, लेकिन बीच बचाव करने वाला शख्स फारूक को कैबिन के बाहर लेकर चला जाता है। बाहर जाकर फारूक फिर से अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच असगर अली अपनी पिस्तौल निकालकर लोड करता है। असगर अपनी पिस्तौल लेकर फारूक की ओर बढ़ता है, लेकिन उसे बीच में ही रोक लिया जाता है। इसके बाद फारूक फिर से असगर के कैबिन में घुस जाता है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। इस बीच फारूक असगर की पिस्तौल छीनने की कोशिश करता है। दोनों के बीच गुत्थम गुत्था शुरू हो जाती है। इसी बीच असगर अली गोली चला देता है। गोली फारूक को लगती है, जिससे वो कैबिन में गिर जाता है और इसी बीच असगर कैबिन से बाहर निकलकर भागने लगता है। इस घटना का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें असगर अली फारूक की पत्नी गौसिया के साथ भी मारपीट करता नजर आ रहा है। इसके बाद असगर वहां से भाग निकलता है। गोली से घायल फारूक की अस्पताल ले जाते समय मौत हो जाती है। फारूक को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया जाता है, जिसके बाद फारूक के परिजन अस्पताल में हंगामा करने लगते हैं। रामपुर जिला पंचायत दफ्तर में गोली चलने के दौरान क्लर्क बाबू असगर भी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस को भी इस मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस अफसरों ने अस्पताल पहुंचकर मौका मुआयना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस ने अस्पताल में भर्ती बाबू असगर को हिरासत में ले लिया। हालांकि उसका इलाज अभी भी जारी है। जिला पंचायत कार्यालय में एक असगर अली लिपिक है, उनके कक्ष में श्री फारूक अधिवक्ता हैं गए थे। फारूक की पत्नी जिला पंचायत कार्यालय में कार्यरत हैं। उन्हीं के कक्ष में किसी बात को लेकर के आपस में कुछ हुआ, जिसकी वजह से असगर ने फारूक को गोली मारा है। असगर को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है।
बाकी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। रामपुर गोलीकांड को लेकर पुलिस ने जब पूछताछ की तो पता चला कि वकील की पत्नी गौसिया भी जिला पंचायत कार्यालय में क्लर्क है। आज दोपहर करीब 1 बजे गौसिया और बाबू असगर अली के बीच कुछ कहासुनी हुई। इसके बाद इसी बात को लेकर गौसिया ने अपने पति फारूक को कॉल करके बुला लिया। फारूक सीधे असगर अली के पास उसके कैबिन में गया और दोनों में कहासुनी होने लगी। देखते ही देखते दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। इसी बीच असगर अली ने फारूक को गोली मार दी। फारूक के परिजनों ने इंसाफ की मांग की है। मामा मेरे जैसे ही पहुंचे तो वहां पर स्थिति ऐसी थी जैसे पहले से ही तैयारी उसकी सब कुछ था पहले से। तो जैसे ही उनसे कहा सुनी हुई, उसने फौरन अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर उसके पास ऑफिस के अंदर उसकी लगा हुआ था, पिस्टल लगा हुआ था और लोडेड सब था, उसने फौरन निकालने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। प्रशासन भी था, लेकिन वो शख्स जो था जिसने मारा असगर अली, वो वहाँ से एक वीडियो में भागता हुआ दिख रहा है। उसके बावजूद एक बाद में जो हमें ये दिखता है कि वो अपनी गोली मारने के बाद दोबारा आता है। तो ये क्या अपने चोट मारने के बाद करके आ रहा है, तो कैसे हो सकता है एक आदमी वहाँ से भाग गया, चला गया। यूपी के रामपुर में हुई इस घटना के बाद से वकीलों में आक्रोश है। नाराज वकीलों ने आज रामपुर कोर्ट परिसर में विरोध प्रदर्शन कर प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। इस घटना के बाद से रामपुर की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। अब देखना यह है कि पुलिस की जांच में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है और पुलिस ऐसी घटनाएं रोकने के लिए आगे क्या कुछ कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए अब बात करते हैं दिल्ली के पीरागढ़ी की, जहां पर 3 लोगों की कार में लाश मिलने के बाद हड़कंप मच गया। पहले तो ये लग रहा था कि इन तीनों ने सुसाइड किया है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी पुलिस के हाथ कुछ ऐसे तथ्य लगे जो कि आपको भी चौंका देंगे। दरअसल ये पूरा मामला मर्डर का है। एक ढोंगी तांत्रिक बाबा ने इन तीनों को जहरीला लड्डू दिया था, इनसे पैसे लूटने के मंसूबे से, जिसके बाद अब ये जो केस है अलग ही घूम गया है, 360 डिग्री में घूम गया है। इतना ही नहीं, ये जो तांत्रिक बाबा है इसके पास्ट में भी कई ऐसे केस हैं जिसके ऊपर खुलासा हुआ है। ये पूरी खबर जानकारी देखने के लिए, जानने के लिए देखिए इस रिपोर्ट को। क्या दिल्ली अंधविश्वास के जाल में जकड़ रही है? क्या दिल्ली में ढोंगी बाबाओं का नेटवर्क फैल रहा है? क्या तंत्र मंत्र से पैसे डबल हो सकते हैं? ये सवाल आज इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि 21वीं सदी में भी कुछ लोगों को लगता है कि कोई तांत्रिक या ढोंगी बाबा उनके पैसे डबल कर सकता है। तंत्र मंत्र से उनके दुखों को दूर किया जा सकता है। दिल्ली के रणधीर, शिव, विनय और लक्ष्मी को भी कमरुद्दीन नाम के ढोंगी ने यही झांसा देकर फांस लिया। कमरुद्दीन ने इन तीनों के 2 लाख रुपयों को बदलकर 3 करोड़ करने का वादा किया, लेकिन जब वो पैसे लेकर बाबा के पास पहुंचे तो ढोंगी उन्हें जहर वाला लड्डू खिलाकर पैसे लेकर फरार हो गया। इस मामले में जो पहली गिरफ्तारी हुई वो ढोंगी बाबा कमरुद्दीन की हुई। कमरुद्दीन जो कि लोनी का रहने वाला है। कमरुद्दीन के घर के बाहर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। सबसे पहले आप ये जो सीढ़ी है वो आप रास्ता देखिए जो अंदर की तरफ जाता है, उसके ठीक बगल में ये दुकान है, ढाबा है, बिस्मिल्लाह होटल। बताया जाता है कि कमरुद्दीन ये होटल भी चलाता था, लेकिन कैसे वो झाड़ फूक करके लोगों को गुमराह करता था, धन वर्षा कराने का जो दावा है वो कमरुद्दीन करता था और इसी कड़ी में कई लोगों को उसने झांसे में लिया। जहरीला लड्डू खाने से रणधीर, शिव, विनय और लक्ष्मी की मौके पर ही मौत हो गई। तीनों एक ही कार में सवार थे और वो कार दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में लावारिस हालत में खड़ी थी। पुलिस ने जब कार की तलाशी ली तो वो उसमें 3 लाशें देखकर हैरान हो गए। दिल्ली पुलिस को प्रथम दृष्टया ये मामला सुसाइड का लगा, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को ढोंगी बाबा कमरुद्दीन का सुराग मिला। पुलिस ने ढोंगी कमरुद्दीन से जब पूछताछ की तो उसने हैरान करने वाले खुलासे किए।
दिल्ली के 3 लोगों को अंधविश्वास की जाल में फंसाकर मारने वाला 75 साल का कमरुद्दीन यूपी के फिरोजाबाद का रहने वाला है। अभी वो गाजियाबाद के लोनी इलाके में रहता है। कमरुद्दीन ने लोनी इलाके में 200 गज के 2 प्लॉट खरीद रखे थे। इसी प्लॉट पर एक कमरे में उसने एक मजार बना रखी थी। इसी मजार पर बैठकर वो धन वर्षा या पैसे डबल कराने की बात करता था। कमरुद्दीन के पास लोग झाड़ फूंक कराने के लिए भी आते थे, जिससे उसका तंत्र मंत्र का धंधा फल फूल रहा था। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कमरुद्दीन ने और कितने लोगों से ठगी की है। फिर आपने ही कमरुद्दीन को ये प्लॉट दिया था? जी 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 जी। कब दिया था? ये हमारे बराबर में विजय भाटी जी हैं, उन्होंने दिया था। ये मैंने इन्हें दिया था। अच्छा। 200 गज जब हमने प्लॉट दिया था तो इसमें कोई मजार नहीं था। कोई मजार नहीं था। कितना समय हो गया कमरुद्दीन यहाँ पर रह रहे हैं? करीबन 6 साल के करीब हो गए इसको। हाँ जी, तो जी। मजार के कमरुद्दीन ने खुद बना ली अंदर? हाँ, खुद ही था। जब हमने दिया था जब तो कोई मजार नहीं था इसमें बिल्कुल। जी, यहाँ लोग बैठे रहते थे। कोई तबीज करवाना, कोई झाड़ फूंक करवाना आ रहा है, यहाँ लोग बैठे रहते थे। दिल्ली पुलिस के हाथ एक ऐसा सीसीटीवी लगा है जिसमें कमरुद्दीन जहर वाला लड्डू लेकर जाता नजर आ रहा है। इस वीडियो में कमरुद्दीन के हाथ में एक पैकेट है जिसमें जहर वाले लड्डू रखे हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि यही लड्डू खिलाकर ढोंगी बाबा ने दिल्ली के 3 लोगों की जान ली। दिल्ली पुलिस ने फिलहाल ये सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिया है। और आप देखेंगे एक तरफ मजार, दूसरी तरफ ये जो पूरा सेक्शन है, देखिए बहुत अंधेरा है यहाँ पर, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इसी जगह पर कमरुद्दीन बैठा करता था, बैठकर लोगों से धन वर्षा करने की बातें करता था, एवज में पैसे लेता था। और इसी मजार के पास बैठकर कमरुद्दीन ने जो तमाम लोगों को झांसा दिया। इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि कमरुद्दीन ने कोई लड्डू दिया, उस लड्डू के अंदर कुछ जहरीला पदार्थ था। वो जब खाया, साथ ही कमरुद्दीन उन तीनों के साथ गाड़ी में बैठता है, पीरागढ़ी तक पहुंचता है। जब तीनों बेहोश हो जाते हैं उसके बाद गाड़ी से निकलता है और उसके बाद फरार हो जाता है। दिल्ली पुलिस की जांच में कमरुद्दीन को लेकर हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। कमरुद्दीन पहले भी लड्डू में जहर मिलाकर लोगों को मार चुका है। उसने फिरोजाबाद में रामनाथ और पूरन नाम के 2 दोस्तों को मौत के मुंह में धकेल दिया था। उस दौरान कमरुद्दीन ने गढ़ा हुआ धन निकालने की साजिश रची थी, लेकिन मौका देखकर उसने रामनाथ और पूरन को जहर वाला लड्डू खिला दिया। राजस्थान के धौलपुर में कमरुद्दीन के खिलाफ हत्या का एक केस दर्ज है। कमरुद्दीन के खिलाफ अब कुल 6 हत्या के मामले दर्ज हो गए हैं। इसके बावजूद पुलिस कमरुद्दीन की क्राइम कुंडली और खंगाल रही है। देश की राजधानी दिल्ली में अंधविश्वास का जाल ऐसा फैला है, शिक्षित लोग भी इस जाल में फंस रहे हैं। पहले दिल्ली के बुराड़ी कांड में भी अंधविश्वास का एंगल सामने आया था। अब सवाल ये है कि आखिर शिक्षित लोग अंधविश्वास की जाल में कैसे फंस रहे हैं। सवाल ये भी है कि आखिर ढोंगी बाबाओं के खिलाफ दिल्ली में कार्रवाई कब होगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस ऐसी घटनाओं पर लगाम कैसे कसेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, अब आप ढोंगी तांत्रिकों से सावधान हो जाइए, साथ ही अगर कैफे जाते हैं तो भी सावधान हो जाइए। दरअसल कैफे अक्सर हम जाते हैं क्वालिटी टाइम स्पेंड करने अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, लेकिन लखनऊ के कैफे में कुछ ऐसा हुआ जिससे आप भी चौंक जाएंगे। क्या हुआ लखनऊ के इस कैफे में, मेरे सहयोगी आदर्श आपको बताएंगे, जो कि लखनऊ में मौजूद हैं और इस खबर की तह तक गए। आदर्श, क्या यहाँ पर हो रहा था जिससे कि हमारी खासकर महिलाओं को सावधान करना बेहद जरूरी है? बिल्कुल, अगर आप कैफे या बार में जाते हैं और अनजान लोगों से दोस्ती करते हैं तो ज़रा सावधान हो जाइए, क्योंकि आपको हिंदू नाम बताकर दोस्ती करने वाला लब जिहादी भी हो सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यूपी के लखनऊ से आई एक तस्वीर कह रही है, जहां पर लड़कियों को लब जिहाद के जाल में फंसाकर उन्हें देह व्यापार के धंधे में धकेलने का खुलासा हुआ है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। क्या यूपी लव जिहादियों का अड्डा बन गई है? क्या महिलाएं लव जिहाद का शिकार हो रही हैं? आखिर लव जिहादी गैंग पर नकेल कसने में कहां चूक हो रही है? ये सवाल इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि यूपी में लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब यूपी के लखनऊ से लव जिहाद का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ ब्राउन गर्ल कैफे की आड़ में लड़कियों का धर्मांतरण कराकर उन्हें देह व्यापार के धंधे में धकेला जा रहा था। कैफे में काम करने वाली 2 युवतियों ने पुलिस से शिकायत कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता ने कैफे संचालक का एक वीडियो भी शेयर किया है।
जिसमें वो मंदिर जाकर टीका लगाए नजर आ रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर में वो टोपी पहने नजर आ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये हो जाता है कि अब ये सारी चीजें होने के बाद, सारा घटनाक्रम होने के बाद अगर तत्काल एक्शन नहीं होगा तो वहाँ पे जैसे कि पीड़िता बता रही हैं कि वहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं, उन लोगों के साथ कुछ अप्रिय घटना भी हो सकती है। वो लोग अप्रिय घटना कर सकते हैं, उनसे मार भी सकते हैं उनको, क्योंकि वो अपने बचने के लिए सारे जतन करेंगे। लखनऊ में लव जिहाद की शिकायत पर हिंदू संगठन भी एक्टिव हो गए हैं। हिंदू महासभा पीड़िताओं के समर्थन में उतर आया। बड़ी संख्या में संगठन के लोग थाने पहुंच गए। हिंदू संगठन के लोगों ने पीड़िताओं को इंसाफ दिलाने की हुंकार भरी। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस से तुरंत एक्शन लेने की मांग भी की गई है। उत्तर प्रदेश में ये बड़ा गैंग है। गोमती नगर में स्पा सेंटर की आड़ में किस प्रकार से धर्मांतर का खेल चल रहा है। सैकड़ों लड़कियों का मामला है। ये हिंदू लड़कियों का खासकर कन्वर्जन कराता था। हिंदू बन के ये नाम रख के, इसने नाम मुस्लिम ये व्यक्ति था, इसने बिहार से ही आया हुआ है। कई लड़कियों को इसने बंधक बना रखा है। 13 साल 14 साल की लड़कियों का को ये देह व्यापार में झोंक रहा था। उसका बाहर सेंटर, स्पा सेंटर, उसमें बेच रहा। कई लड़कियां गायब हो चुकी है। कैफे में काम करने वाली पीड़िताओं का आरोप है कि कैफे के संचालक कमरू जमाल ने राहुल नाम से उनसे दोस्ती की। एक दिन राहुल ने उसे अपने कमरे पर बुलाकर बियर पिलाई और नशे की हालत में उसका आपत्तिजनक वीडियो बना लिया। इसके बाद वो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। कुछ समय पहले राहुल उसे घुमाने के लिए ले गया, जहाँ पीड़िता ने राहुल का आधार कार्ड देख लिया। आधार कार्ड पर राहुल का नाम मोहम्मद कमरू जमाल लिखा था। हकीकत सामने आने पर वजह पूछी तो विवाद हो गया। मोहम्मद कमरू जमाल ने करीब 10 से ज्यादा लड़कियों का धर्मांतरण कराया, जबकि उसके कैफे में 100 से ज्यादा लड़कियां फंसी हुई हैं। पीड़िता ने और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मेरे को इंटरनेट पर नंबर मिला था, तो मैंने सर मेरे को जॉब चाहिए, तो वो मतलब दिल्ली आए हमको लेने के लिए। तो हमको लेके गए तो बोले ड्रिंक करो, तो मैंने हम ड्रिंक नहीं करते ना कुछ पीते, तो वो लोग जबरदस्ती बोला पियो पियो, जबरदस्ती करने लगे। होश आया तो बोला तुम ज़्यादा बोलोगी तो ये वीडियो इंटरनेट पर डाल देंगे। 3 जनों को जानती हूँ मैं, जावेद, आमिर और एक कमर हयात जो भी है, वो लीडर है पूरा। यूपी में लव जिहाद के एक से बढ़कर एक नेटवर्क का खुलासा हो रहा है। पहले छांगुर गैंग ने लड़कियों का रेट फिक्स कर उनका अवैध धर्मांतरण कराया। उसके बाद मिर्जापुर में जिम जिहाद का खुलासा हुआ। यहाँ जिम आने वाली लड़कियों को नाम बदलकर फंसाया गया, फिर उनका धर्मांतरण कराया गया। इसके बाद बस्ती में लव जिहाद की साजिश का पर्दाफाश हुआ, जहाँ करीब 300 लड़कियों को लव जिहाद की जाल में फंसाया गया। लेकिन सवाल ये है कि यूपी में इतना सख्त कानून होने के बावजूद लव जिहाद का नेटवर्क कैसे फल फूल रहा है। अच्छे खराब लोग समाज में हमेशा रहे हैं, आगे भी रहेंगे, और जो लोग इस तरह के हैं उनके लिए हमारी सरकार उनके लिए कानून के माध्यम से कड़ी कार्रवाई करने का काम करेगी। यूपी में लव जिहाद कानून के खिलाफ सख्ती है। योगी सरकार लव जिहादियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति से एक्शन लेती है। इसके बावजूद लव जिहादी गैंग पर नकेल नहीं कसी जा सकी है। अभी जितने लव जिहादी गैंग का खुलासा हुआ है, उससे कहीं ज्यादा गैंग अभी भी छिपकर चल रहे हैं। ऐसे में देखना यह है कि लखनऊ की पीड़िताओं को पुलिस कब तक इंसाफ दिलाती है और आखिर यूपी से लव जिहादी गैंग का सफाया कब तक होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, मध्य प्रदेश में एक एमएलए अचानक से गायब हो गए। वो कहां गए, कब गए, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। क्या है इस खबर की पूरी हकीकत, सत्यविजय आपको बताएंगे, जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सत्यविजय, आखिरकार एमएलए गए तो गए कहां? क्या है हकीकत इस खबर की, बताइए दर्शकों को। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मऊगंज से भाजपा विधायक प्रदीप पटेल पिछले 1 महीने से लापता हैं। ना ही उनका फोन चालू है, ना ही वो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी राजनीतिक प्रोग्राम में भी वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसीलिए लोग और क्षेत्र की जनता चिंतित है। आखिर प्रदीप पटेल जो हैं वो कहां गायब हैं, क्यों अंडरग्राउंड हुए हैं, किस गैंग से उनको खतरा है, इन सब चीजों को लेकर चर्चाएं काफी तेज हो चुकी हैं। वहीं राजनीतिक गलियारों में भी ये बात हो रही है कि भाजपा विधायक ही अगर सुरक्षित नहीं है या उन्हें किसी गैंग से डर है, तो फिर प्रदेश की जनता का क्या होगा। दूसरी तरफ जो मऊगंज क्षेत्र की जनता है, कांग्रेस जो है वो इन विधायक को ढूंढने की मांग कर रही है। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक असुरक्षित है?
मूसा गैंग के डर से विधायक अंडरग्राउंड हो गए? क्या मध्य प्रदेश में माफियाओं का दबदबा बढ़ रहा है? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि मऊगंज से बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल मूसा गैंग की डर की वजह से पिछले 1 महीने से अंडरग्राउंड है। किसी को पता नहीं है कि वो आखिर कहां छिपे हैं। ना ही उनके करीबी कुछ बता पा रहे हैं। सोशल मीडिया में उनके भोपाल में होने की चर्चाएं थी, लेकिन वहां भी उनकी कोई खबर नहीं मिली। तो ये तो सभी को पता है, मऊगंज में वहाँ पर गिरोह सक्रिय है, गुंडागर्दी चरम सीमा पर है, प्रशासन अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहा है। विधायक सुरक्षा के लेकर के जो बात चल रही है, तो उनको जान से मारने की कोशिश की गई, जिंदा जलाने की कोशिश की गई मऊगंज में। मूसा गैंग जो मऊगंज में सक्रिय है कई सालों से है, कोई रजिस्टर्ड तो नहीं, लेकिन पुलिस प्रशासन की जानकारी में है। एसपी हैं और कलेक्टर साहब हैं, उन्होंने भी विधायक जी की सुरक्षा के संबंध में कोई पुख्ता इंतजाम भी नहीं किया है और न उनकी कोई बात सुनी गई। बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल का कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो काफी डरे हुए नजर आ रहे थे और अपने परिवार से घर के बाहर नहीं निकलने की हिदायत दे रहे थे। घर में हो तो बेटा घर में ही रहना है ना, बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। और अपने परिवार को घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दे रहे थे। इस वीडियो में प्रदीप पटेल का खौफ साफ देखा जा सकता है। सुना आपने, ये हाल बीजेपी विधायक का है, जबकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या मोहन सरकार ने माफियाओं के आगे सरेंडर कर दिया है? क्या विधायकों को माफियाओं के डर से अंडरग्राउंड होना पड़ेगा? विधायक प्रदीप यादव की 1 महीने से अनुपस्थिति ने जिले की राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। उनकी गैर मौजूदगी और मोबाइल बंद होने के बाद विपक्ष के नेता चिंतित हैं। प्रदेश कांग्रेस महासचिव गुरमीत सिंह मंगू ने रीवा आईजी गौरव सिंह राजपूत के पास पहुंचकर विधायक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। ये 25 दिनों से गायब है। भोपाल तक में सारे न्यूज चैनल वाले ढूंढ रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा। मैं गुमशुदगी की रिपोर्ट दिखाने आया हूँ, जीरो में कायमी कर दें। इस पूरे मामले को लेकर जब रीवा सांसद जनार्दन मिश्र से बात की गई, तो उन्होंने बड़ी ही चतुराई से इस मामले पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का अपना निजी जीवन होता है। जब किसी को लगातार दौड़ाया जाता है तो वो अवकाश पर चला जाता है। विधायक प्रदीप पटेल भी शांति पाने के लिए अवकाश पर हैं और वो जल्द ही अपने विधानसभा क्षेत्र में लौटेंगे। मऊगंज के बीजेपी विधायक के लापता होने की जानकारी जब हमने पुलिस महकमे से मांगी, तो उन्होंने भी विधायक के लापता होने की बात मानी। हालांकि उन्होंने मूसा गैंग के अस्तित्व में होने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर विधायक उनसे मदद मांगेंगे तो पुलिस उनकी पूरी मदद करेगी। यहाँ तक उनके साथ जो घटना हुई थी उसमें हमने FIR की और दोषियों के खिलाफ हमने कार्रवाई भी की है। और जो मऊगंज के जो भी इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके खिलाफ हम लगातार कार्रवाई करते भी आए हैं और सारी प्रिवेंटिव एक्शंस ली गई हैं। उसमें हमने NSA भी किया है, हमने जिला बदर भी किया है। तो ऐसा किसी भी तरह का कोई ऐसा माहौल नहीं है यहाँ पर। एक आम जनता में बिल्कुल सुरक्षा की पूरी भावना है और इस तरह का मैं डिनाई करता हूँ कि कोई भी गैंग यहाँ पे एक्टिव है। मेरी जानकारी में नहीं है इस तरह। मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी अपराधी के डर से कोई विधायक अंडरग्राउंड हो जाए। सत्ताधारी दल के लिए काफी शर्मिंदगी की भी बात है। अब देखना यह है कि सरकार विधायक की तलाश के लिए आगे क्या कुछ कदम उठाती है। सवाल ये भी है कि अगर मध्य प्रदेश में जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता कैसे सुरक्षित महसूस करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो यहाँ वक्त हो चला है एक शॉर्ट ब्रेक का। अगर खबरों की तह तक जाना है तो आप देखते रहिए पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से। आदर्श और सत्य विजय, आपका बहुत धन्यवाद खबरों की तह तक जाने के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के लिए। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH